टू डिसाइड। एनसीईआरटीज क्या है? एनसीईआरटीज होती हैं अपने सब्जेक्ट को जानने की प्रक्रिया। अगर मैं तुमसे कहूं कि एनसीईआरटी क्या होती है, तो एनसीईआरटी होती है अपने विषय, अपने सब्जेक्ट को लेवल 1, अभी मैंने समझा दिया ना, लेवल 1 जानने की प्रक्रिया की शुरुआत, यह है एनसीईआरटी। अब तुम तय करो कि क्या तुम्हारे पास बेसिक्स क्लियर है, क्या सब्जेक्ट को लेकर तुम्हारी जानकारी है, क्या सब्जेक्ट से तुम्हारा साक्षात्कार हो गया है? क्योंकि तुम जानोगे नहीं तो प्रयोग कर नहीं पाओगे, प्रयोग कर पाने की तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होगी, तुम कभी सोचने की क्षमताओं में शामिल नहीं हो पाओगे। फिर जब तुम्हारे सामने मेंस में प्रश्न आएगा इस तरह का कि विकास बनाम अतिवाद, कृषि कानून बनाम कृषकों के हित, राज्य बनाम संघ जिसके बारे में बात होगी, केंद्र बनाम राज्य की बात होगी, न्यायपालिका की सक्रियता की जब बात होगी, तो तुम ऐसे सर खुजलाओगे इसमें हम लिखें क्या, और एक बहुत ही खूबसूरत मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। तो अब तुम्हें तय करना है कि मैं किस स्टेज में हूं, क्या मैं जानने की प्रक्रिया पूरी कर चुका हूं किसी भी माध्यम से। क्यों हमने 2 साल का कॉन्सेप्टर बैच बनाया? इसीलिए बनाया। हम एक बार में पढ़ा देते हिस्ट्री, हमें आती नहीं थी क्या कि आज बार थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे फिर अगली बार फिर सीख कर आएंगे? नहीं, कम से कम ओजांग के बारे में तो यह नहीं कहा जा सकता। तो क्यों हमने 2 साल? क्योंकि हम जानने, अनुप्रयोग करने और सोचने की प्रक्रिया में। आज क्यों मेरी सुबह की क्लास, आज आप देखिए कि घंटे भर डिस्कशन होता रहा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां पर मैंने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं में सामाजिक चेतना को जोड़ने का प्रयास किया। तो डिस्कशन किस बेसिस पे हुआ? क्योंकि बच्चों को सामाजिक मुद्दे पहले से समझ में आ चुके थे कि हां, सर ने बताया था कि समाज कैसे मल्टी लेयर होता है, समाज में किस प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, बहिष्करण किस रूप में होता है। तो यही कारण है कि अब वो कह रहे हैं कि मैं डिबेट में शामिल हूं, और जब टीचर के साथ डिबेट में आप शामिल हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो आपके अंदर ऑलरेडी जो है सोचने की क्षमता जन्म ले लेती है। क्लियर है? तो अब आप एनसीईआरटीज, अब मुझे तुम बताओ, जानने की प्रक्रिया क्या अधूरी हो सकती है? अब तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं, क्या जानने की प्रक्रिया अधूरी हो सकती है? मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं तुमसे एक फिल्म की कहानी सुना रहा हूं, फिल्म की कहानी सुना रहा हूं, और मैंने कहा कि वो पहुंचा और उसने चाकू मार दिया पेट में और वहां से भाग गया, और भागते हुए अपनी मां के घर में जाकर छुप गया। तुमको एक मिनट सर, एक मिनट, समझ में नहीं आया। अबे किसने किसको चाकू मार दिया और किसकी मां के घर पे जाकर छुप गया? क्योंकि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं जान पा रहा हूं आप बेसिकली बात क्या कह रहे हैं, और किसके लिए वो उसने बदला लिया। तो मैंने कहा कि भाई इसमें हीरो जो था उसने जो है उसको फलाने को चाकू मार दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार को बचाना था, फॉर एग्जाम्पल। तो आप कहेंगे हाँ, अब कहिए ना सर पूरी बात, पूरी पिक्चर तो सुनाइए। आप तो इंटरवल से मुझे पिक्चर बताने लगे कि इससे पहले क्या हुआ, उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, इसका उसका का नाम क्या था। ठीक है, तो ये जो है वो आप इसके बारे में बताइए मुझे। तो अगर मैं आपसे कोई आधी अधूरी बात कहूं तो क्या समझ पाओगे? अब आप मुझे बताइए, एनसीईआरटी मुझे पूरी पढ़नी चाहिए या 11th-12th की? जवाब आप देंगे, जवाब आप देंगे। अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई है तो एनसीईआरटी मुझे पूरी पढ़नी चाहिए, या कई लोग ज्ञान देते हैं 11वीं 12वीं पढ़ लो, ये सबको तो उसी में है। हाँ जी, राइट, समझ गए? तो 6th 7th 8th मुझसे कम्युनिकेशन की पहली शर्त है एनसीईआरटी में, पहली शर्त है। देन यू गो टू द, क्योंकि नॉलेज अधूरी रखोगे तो आगे सोचने की प्रक्रिया भी अधूरी होगी। तब मेंस में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे खोपड़ी खुजलाओगे, क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुश्किल है। तो आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज
कम से कम उसमें 6, 7, 8 की एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी चाहिए। इसलिए जब एनसीईआरटी आंदोलन मैंने शुरू किया तो 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी पर मैंने बहुत फोकस किया। और अगर आप इस बार प्री का पेपर देखकर आएंगे तो आपको यहां की एनसीईआरटी, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और मेरा स्टूडेंट ये बात जानता है कि फंडामेंटल यही बनता है, और 11, 12 की एनसीईआरटी में वही चीजें रिप्लिकेट होती हैं, बड़े लेवल पे चली जाती हैं, लेकिन वहां हमें फैक्ट नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बातचीत करने का कॉन्सेप्ट, जानने की प्रक्रिया हमारी यहां पूरी हो जाती है। राइट और रॉन्ग? और इस बार का पेपर जब मैंने एनालिसिस किया था तो आपको पेपर भी दिखाया था, ठीक है, कि आप जो है वो किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। डन है? अब चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो और पॉलिटी हो, इन तीनों के लिए जो 6, 7, 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन है, और 12 तक इनको पढ़ना है। लेकिन जब ये फंडामेंटल पूरा हो जाएगा तो आपको 12 तक की एनसीईआरटीज आपके लिए आसान हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये बुक। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी काफी वीक पड़ती है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया है, और अभी जो क्वेश्चन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड ज्यादा है, तो इकोनॉमी की किताबें एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती। इसीलिए जब मैंने एनसीईआरटी आंदोलन पढ़ाया तो वहां पर बहुत ढेर सारे नए फैक्ट्स आपको बताए, नई नई चीजें बताई, और ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही कि इस बार खूब ढेर सारे क्वेश्चन क्लास के डिस्कशन से इस बार प्री में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला अगर हम बात करें, और वो होता है साइंस। तो साइंस की जो बुक है वो बेसिक साइंस, इस बार टेक के क्वेश्चन काफी रहे, तो 9th तक की एनसीईआरटी, टिल 9th मोर देन इनफ है। ठीक है, टिल 9th आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कई बेसिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब की जो है नॉलेज आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है? हां, अब क्वेश्चन आ रहा है, और वो है न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड। तो मैंने पहले भी कहा था, यस, गो फॉर द न्यू एनसीईआरटी। क्यों न्यू एनसीईआरटी? कोई मेरा स्टूडेंट बताएगा एनसीईआरटी का? हां, जैसे यूपीएससी लवर ने लिखा है एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन थे, बिल्कुल राइट। मैंने बताया था कि भारतीय जो हमारा नया शिक्षा फ्रेमवर्क है वहां से हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। न्यू फ्रेमवर्क के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो न्यू एनसीईआरटी है वो तुम्हारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आपने एनसीईआरटी में मेरे साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं एनसीईआरटी आंदोलन में, तो वहां पर क्या हो रहा है आपने देखा होगा कि जबरदस्त तरीके से इनपुट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपसे बताया था कि उसमें बहुत ही नई चीज है, फैक्ट से निकलकर वो सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और उसी तरह के क्वेश्चन आज की डेट में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आते चले जा रहे हैं। क्लियर है? डन? तो अगला क्वेश्चन का जवाब मिल गया, नई एनसीईआरटी। एनसीईआरटी या कोई भी बिगिनर कैसे अपनी तैयारी की शुरुआत करता है इसके बारे में। ठीक है, अब सवाल है क्या पढ़ें, एनसीईआरटीज में क्या पढ़ें, क्वेश्चन का जवाब हम लोग यहां देते हैं। तो एनसीईआरटी में हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, आप देख रहे हैं ये किताबों का ढेर रखा हुआ है, ढेर रखा हुआ है। तो सवाल यह है कि इनको कैसे पढ़ा जाए। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले जो चीज होती है, हमें फैक्ट्स नहीं पढ़ने होते हैं। मार्केट में बहुत सी बुक्स, अभी मैंने एक किताब देखी उसका क्रक्स आया हुआ है, और उसने सारे फैक्ट्स निकालकर पर्वत, पठार, मैदान ये सब जो है इकट्ठा करके यहां पर डाल दिया। तो सवाल है कि आपको इसमें फैक्ट नहीं पढ़ना है, लाइन बाय लाइन भी नहीं पढ़नी है इसमें। तुम्हें एक रीडिंग लाइन बाय लाइन अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज तुम्हें इसमें पढ़ना होता है BTL, बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कि ये क्या कहना चाहता है, BTL का मतलब होता है बिटवीन द लाइन, इसका आशय क्या है, इसका आशय क्या है, इसका भावार्थ, इसका सही मतलब किस रूप में निकाला जा सकता है। यहां हम लोग उसको BTL बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे मान लो एग्जाम्पल है, अब क्या हुआ कि जब आप आते हो, मान लो ये विश्व इतिहास के कुछ विषय 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाते हो, ठीक है, तो हालांकि ये प्री और प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें क्या हुआ, बहुत लंबे चंबे चार्ट दिए हुए हैं। अब आपने क्या किया, अरे बाप रे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब हमें पढ़ना है इसको। अब आपने क्या किया, यहां से जो है उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मान लो पहला चैप्टर है समय की शुरुआत, तो इसमें दिया कैसे इसको खोदते हैं, क्या करते हैं, फलाना ये है। अब इसमें पूरी प्रक्रिया जो है वो आप मुझे बताओ, क्या मेरा कोई स्टूडेंट है यहां एनसीईआरटी आंदोलन का? इसमें जो चर्चा दी हुई है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में दिया हुआ, केवल इतनी जानकारी दी है। क्या मेरा कोई स्टूडेंट है जिसको मानव के विकास का क्रम, मैंने बताया था कि किस प्रकार आंख की खोज ने इंटेस्टाइनल क्रेनियल कैपेसिटी ये सब कुछ बढ़ा दिया। अब इस पूरे सेगमेंट में ये हाथ कैसे फ्री हुए, 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कौन लोग हैं? तो यहां पर अगर होगा तो अब मैंने इनको एक चार्ट बना के दे दिया, सिंपल सी सारी जानकारी सिंपल सी एक छोटे से 5-6 लाइनों में वो खत्म हो जाती है। सो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, बीटीएल के बारे में पढ़ाई करेंगे। बीटीएल का मतलब होता है आशय निकालना, राइट?